Good evening. In our journey to bring to you access to good health and solutions and experiences shared by people who have undertaken some of these difficult journeys, today on our breast cancer awareness special, we bring to you a special guest panel. हमारे शो में बाद में आएंगी डिम्पल बावा जो चेयर्स टू लाइफ फाउंडेशन की फाउंडर होने के साथ साथ एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी रह चुकी हैं। सबसे पहले हम आपके पास ला रहे हैं आतुषी। आतुषी कौन है? आतुषी इज एन एडवेंचर लविंग क्रिएटिव पर्सन जिनको ट्रैवल एंड फोटोग्राफी इतना पसंद था कि उन्होंने उसको अपना करियर बना लिया। आतुषी ऑल्सो हैपन्स टू बी अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर और आज हम उनसे सुनेंगे कि उन्होंने कैसे ये एक बार नहीं पर 2 बार अपनी ब्रेस्ट कैंसर की लड़ाई लड़ी है। वेलकम टू द शो आतुषी। Hi Vishali, thank you. Namaskar. नमस्कार। सो आतुषी, सबसे पहले आई वुड से कांग्रेचुलेशंस बिकॉज एवरी टाइम हम किसी से मिलते हैं आप लड़ाई लड़ चुकी हैं ऑलरेडी अपनी ब्रेस्ट कैंसर की एंड टुडे यू आर लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। बट इफ वी वर टू टेक अ स्टेप बैक, आतुषी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, ये आपकी जर्नी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए प्लीज। तो 2015 में मुझे पहली बार कैंसर डायग्नोस हुआ था एंड उस टाइम इट वाज अ बिग शॉक क्योंकि ये एक शब्द ही ऐसा है जो सबको डरा देता है और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं थी। पर फिर आदत थी हर चैलेंज को लेने की अपने स्ट्राइड में, तो किया और जो मैंने पाया कि इसमें इतना भी डरने की बात नहीं है और ये ट्रीटमेंट इतनी भी भयानक नहीं है जितना लोग समझते हैं और जितना इससे लोग खौफ रखते हैं। सो मेरी ट्रीटमेंट 1 साल चली। मुझे बताया गया था कि मैं एक क्योरेबल केस हूँ क्योंकि मेरा अर्ली डायग्नोसिस था और ये 1 साल में मेरी कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी और मैं HER2 पॉजिटिव थी जो एक टाइप का कैंसर है। कैंसर भी अलग अलग टाइप के होते हैं और इसका एक स्पेशल ड्रग था जो 1 साल तक चला एंड मुझे याद है मैं अपने डॉक्टर से पूछती थी कि मैं इसके बाद ट्रैक तो कर पाऊंगी ना, ये मुझे खत्म तो नहीं कर देगा क्योंकि कीमोथेरेपी के अगेंस्ट इतना ज्यादा खौफ है लोगों को कि यू नो इट्स डेवास्टेटिंग एंड ऑल दैट। बट यू नो विद इन अ ईयर मेरी ट्रीटमेंट के खत्म होने पे मैंने अपनी लाइफ का सबसे टफ ट्रैक करा। मुझे पहाड़ों और ट्रैकिंग का बहुत शौक है and it shows, you know, my doctor used to say that the body will recover on its own, you don't need to do anything and we have this amazing mechanism। ये हमारा जो you know दिया हुआ ये body है, इसमें healing इतनी powers हैं कि हम मेरे ख्याल से उसको hardly use करते हैं। हम बाहरी चीजों पे इतना डिपेंड करते हैं पर हमें अपने आप पे भरोसा कम है कि हमारे को अपने आप को हील करने में, ठीक होने में कितना ज्यादा यू नो इसका रोल है। हमारा अपना रोल सबसे ज्यादा है हीलिंग में। बाहर की चीजें लाइक यू नो इट्स लाइक द प्लेसिबो इफेक्ट in medication also। If you see doctors, you know, in medicine 30% of people get okay without any drugs in clinical trials, you know। तो बिना ड्रग के वो ठीक कैसे हो रहे हैं? ये तो साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, द प्लेसिबो इफेक्ट। सो इट प्रूव्स दैट द माइंड इज सो स्ट्रांग, इज सो केपेबल कि आप अपने आप को अगर कन्विंस कर लें तो आप क्या कुछ पे जीत नहीं पा सकते। तो मेरी ये जर्नी 1 साल की थी जिसमें यू नो मेरे बाल गिरे कीमोथेरेपी से। मैंने विक का भी सपोर्ट लिया। मैंने मैक्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ जहाँ एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप भी था, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट करा एंड यू नो मैंने सोचा कि नाउ आई एम फाइन एंड थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करे मैंने, थोड़ा डाइट, यू नो बिकमिंग अ वेजिटेरियन एंड you know few things like that and of course always you know being I've always been an exercise you know I love exercising and being fit। पर उस टाइम मुझे लगा नहीं कि फिर से आएगा। तो पिछले साल जनवरी में जब मुझे फिर से डायग्नोज हुआ तब मैं क्योरेबल नहीं थी क्योंकि रेकरेंस को क्योरेबल नहीं माना जाता। रेकरेंस इज लाइक अ 4th स्टेज कैंसर, यू नो, इन मेडिकल पार्लेंस। सो आई वाज टोल्ड कि आपके पास 2 से 5 साल हैं जीवन के, और ये मुझे मंजूर नहीं था क्योंकि आई हैव अ यंग डॉटर,
You know, I have dreams, I had unfulfilled dreams that I still had to accomplish. And मुझे ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा महंगी थी, पर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे ये बात कि मेरे पास सिर्फ 2 से 5 साल थे जीवन के, मुझे ये बात नहीं भाई। और मुझे एक चीज़ है कि अपनी आवाज़ भी सुनो। We always have an inner voice. We always have, our instinct which guides us as well as to what is the correct course of action. We always say, oh, I should have listened to that. I had this dirty feeling and I should have listened to it. So often you are guided, by your own self as to the decisions you take, as to what right decision to take rather. So it's something in me said, no, I'm not going to go through this whole treatment again. I don't want to live like this. मुझे मरते मरते नहीं जीना, क्योंकि 2 से 5 साल तक आपका पूरा ट्रीटमेंट जारी रहेगा। मुझे बताया गया था कि इतने महीने ये ड्रग लगाएंगे, फिर जब ये काम करना बंद हो जाएगा फिर ये ड्रग चलेगा, सर्जरी भी होगी, रेडिएशन भी होगा, वो सब भी होगा, और ये चलता चलता रहेगा। उस ट्रीटमेंट का अकाउंट था 1 करोड़ रुपए 5 साल पे। और मुझे कुछ बहुत अजीब लगा कि ये कितने लोग ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। मतलब मैं मेडिकल वे को ब्लेम नहीं करती, बिकॉज उनके पास यही है। कैंसर बीमारी ऐसी है कि वो इतना ही कर पाते हैं, वही है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है अभी इस डिजीज पे काबू। एंड मैंने अपना हीलिंग अपने हाथ में लिया एक तरीके से। मेरे पास काफी चीजें आई सब जगह से, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, और मैंने काफी अपने अंदर झांकने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे ये लगा ऐसा क्या है मेरे में जो इस डिजीज को बारी बारी ऊपर उठाता है। क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बुरा नहीं था, मेरी डाइट अच्छी थी, बट समवेयर and during that whole course of alternate treatments I realized कि मैंने अपने इमोशंस को काफी सप्रेस करके रखा हुआ था अपनी लाइफ में। मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग होने की आदत है, एंड बचपन से ही फादर्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग said that the world is of the strong, but so and he's not wrong in saying that. That's the way it is. It's true as well. It's the world is not of the weak, but somewhere we are not taught कि अपने इमोशंस को हम कैसे हैंडल करें। हमने हर चीज को अच्छा बुरा के तराजू में डाला हुआ है। that it's bad to be angry, jealousy is not good, resentment is bad, guilt is terrible. The thing is, we are human beings. This emotional roller coaster is part of our biology. ये हमारा पार्ट है, इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। हम रिएक्ट करते हैं सर्कमस्टेंसेस को, और उसको फील करा और छोड़ दिया। पर जहां हम उसको लेके बैठे रहते हैं, वहां से मेरे एक्सपीरियंस में वहां से डिजीज आती है। और मे बी इतना सिंपल भी नहीं है, और कई फैक्टर्स होते हैं। आपका चाइल्डहुड, आपकी थिंकिंग, like everybody looks at the world with rose tinted glasses. What does that mean? That means कि आप अपने नजरिए से, अपने सोचने के नजरिए से वर्ल्ड को देखते हैं। जिस दिन आप खुश हैं उस दिन सब कुछ अच्छा लगता है, जिस दिन आप दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, आपको कुछ पसंद नहीं आता, सब कुछ इरिटेट करता है। तो यही एक सिंपल एग्जांपल है दैट इट्स आवर थिंकिंग which decides a lot of things, our experience in life. So उसको मैंने काफी मैं अंदर बहुत गई अपने सेकेंड टाइम में, और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ने मुझे हेल्प करा। मैंने बैक टू ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स। आतुषी, मुझे पहले आपके फर्स्ट वाले इंस्टेंट जब हुआ है आपको, उस पर थोड़ी सी और बात करनी है मुझे। ये आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जो नॉर्मल कोर्स है वो लिया, और बहुत सारे लोग अपने पहली जर्नी को डील करने के लिए दे लुक अप एंड दे सीक आउट सपोर्ट फ्रॉम सर्वाइवर्स लाइक योरसेल्फ। तो उनके लिए हमें थोड़ा सा समझाइए कि पहले टाइम जब आपने वो पूरी जर्नी करी है, कुछ सर्जरी बोली होगी, कुछ कीमोथेरेपी बोली होगी, वो बॉडी को किस तरीके से आपने लिया, बॉडी और माइंड में? Because people say it's a lot of suffering. There's obviously mental suffering, needless to say,
How did you take that, and how would you put that across to people who are going through it right now? See, firstly, I would say that breast cancer सबसे curable cancer है. And the medical system is doing a great job in saving lives, because cancer is a deadly disease. If left untreated, you can die very quickly. It can spread very fast. But in the case of breast cancer, एक तो आपके organ किसी आपके liver या ऐसी organ को नहीं affect करता, आपके breast को affect करता है, which doesn't really come in the way of your life in a way. ये जरूर है कि एक लेडी का ये बड़े जरूरी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कीमोथेरेपी आपके बाल उड़ा देता है, तो ये सब एक हमारी इमेज है, एक हमारा फीलिंग है अपने बारे में, which is a good thing. So it does attack, breast cancer does attack a woman in some of her very major, in a very major aspect, her breasts and her hair. And naturally मेंटली आपको लगेगा, पर ये सब वापस आ जाता है. लाइफ सबसे ज्यादा जरूरी है. और कीमोथेरेपी में अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि ये इतना डेवस्टेटिंग नहीं है. जैसे पहले होता था कि लोग बहुत बहुत साल पहले कि लोग बिल्कुल टूट जाते थे, शरीर बिल्कुल टूट जाते थे, लोग हॉस्पिटल में ही बैठे रह जाते थे, इम्यूनिटी बहुत लो होती थी. अब काफी इसमें अलाउंसेस हैं. कीमोथेरेपी के ट्रीटमेंट भी, उसके साइड इफेक्ट्स को डील करने के लिए भी ड्रग्स हैं. तो इतना एंड स्पेशली अगर आप अर्ली स्टेज में आपका डायग्नोसिस हो जाए, तो इट इज कंसिडर्ड आई थिंक 96-97% क्योरेबल. तो इसमें डर बहुत है. तो इस डर को हटाइए, मैं लोगों से बोलूंगी, और जरूर जाके अपने स्कैन करिए. एक आफ्टर आई थिंक 38, nowadays people are getting it younger and younger, and I really think it's a hallmark of the increasing stress in society and unable to deal with our lives as well as we wish we could. So हर कोई चीज का सहारा लीजिए, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है. ये हर कोई डिजीज किसी ना किसी चीज से लिंक्ड है. हर डिजीज, जिसको डायबिटीज है उसको भी सफरिंग है, तो इसको इतना ज्यादा वो मत दीजिए, क्योंकि अगर आप क्योरेबल हैं, आई मीन व्हेन आई वाज टोल्ड बाय माय डॉक्टर आई एम क्योरेबल, आई वाज वेरी हैप्पी. When I went in and when I first heard the word cancer, all you think is death, but if you are an early stage case, belief, the power of belief that yes, I will get well, don't let the fear bring you down. तो ये एक अपने माइंड के साथ ना खेल रहता है हमेशा कैंसर में. आतुषी, अगर अब हम आपके सेकंड रेकरेंस वाली बात अगर जब कर रहे हैं, तो आपने बताया कि आपने ऑल्टरनेट थेरेपी का सहारा लिया. काफी आपके माइंड में फैमिली की तरफ से काफी बैक एंड फोर्थ रहा होगा इसके बारे में. आई एम श्योर यू डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च. सो व्हाट मेड यू टेक दैट स्टेप सेइंग हाँ बस अब ये मैं कर रही हूँ? Of course, you mentioned that living life is one of the biggest reasons why you wanted to go through this step. But what were the other things that you considered while taking alternate therapy as your way forward? To be very honest, I've rarely trodden on the same path twice. And the first time around, when I was told I was a curable case, and in my case, of course, there are exceptions. It's a no blame game here. It in my heart, it just didn't gel. To be honest, the main reason was that I did not want to live in that fashion. Jumping from drug to drug, because the treatment was going to be far more aggressive this time. And I just felt, it's like someone tells you have 2 years to live. It's like a noose on your dangling overhead. How do you live that way? Frankly, I mean, you can do the best every day. I wanted more. Let's say I was greedy for more life, and I just said, I have to beat it. My daughter was very young. I'm a single mother. It was a big factor. I wanted to be around for her longer. I didn't want to leave the child alone in this world to grapple with whatever.
So I think it was the strength of my emotional belief. It was just, I was so convinced that I think sometimes when we are that way, help also comes in many ways, falls in our lap very easily. And I was supported, my family supported me, because when I took alternative treatment, I said, how would I know what will work with me if I'm doing everything? One thing people do is they abuse their bodies a lot. I mean, you will do, if you are doing the medical treatment, just do the medical treatment. If you are doing, I mean, I wouldn't say do anything else, because I do believe things have to be backed by research data. ये सब बहुत जरूरी है पता चलने के लिए कि क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या नहीं है. अब मैंने ये रिस्क लिया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था. It's like when you have a short lease of life, you will do whatever. You will just do anything. And luckily that those anythings worked for me. I cannot say that they will necessarily work for other people. But I think sometimes when you take that leap of faith and you decide, हाँ, ये इसको मैं देखूंगी, इसको ठीक करूंगी, तो मैंने बहुत कुछ करा. मैंने अपने आप पे वर्क करा, मैंने अपने डाइट पे वर्क करा, मैंने अपने इमोशंस पे वर्क करा. मैंने ऑल्टरनेट थेरेपीज ली, अपने आप को मॉनिटर करा, एंड इट वर्कड. What do you do, Atushi? अपने we were discussing, हम शो शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, और आपने इसमें भी बोला कि स्ट्रेस और अपने अंदर इमोशंस को दबा के रखना एक बहुत बड़ी कारण है बड़ी सारी डिजीज की. मे बी लेट्स नॉट जस्ट से कैंसर, काफी सारी डिजीज की. बाकी डॉक्टर्स भी बताते रहते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए. सो ड्यूरिंग द सेकेंड थेरेपी एंड नाउ इन लाइफ, स्ट्रेस को हटा के रखने के लिए, वन इज दैट ऑफ कोर्स आई कीप सेइंग अगेन एंड अगेन, पॉजिटिव आउटलुक आपका वैसे ही इनहेरेंट है, बट और क्या चीजें आप करती हैं जिससे आप अपने आप को स्ट्रेस मुक्त रखती हैं? सी फर्स्टली इनहेरेंट तो कुछ भी नहीं होता. यू नो ये है कि कोशिश रहती है कि ऑलवेज लुक फॉर द सिल्वर लाइनिंग ऑन द क्लाउड. बट लाइक मैंने कहा कि मैं पहले बहुत आई वाज ऑलवेज स्ट्रांग. अच्छा चलो हो गया, कोई बात नहीं. I don't think I lived the emotion. Once my daughter told me, but mom, it's okay, to feel bad about things as well. And I kind of thought about it and I said, yeah, that's right. Because I used to say, oh, it's gone, it's done with, now let's get on with life. So definitely, feelings play a very important role. The biggest mistake we make is suppress them and, push them aside. The other mistake we make is, we don't listen to our own selves. We do things for the sake of society, for what looks good. There's so many preconsiderations, so many notions कि ये ठीक है, ये गलत है, ऐसे ड्रेसअप होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. मतलब बहुत ज्यादा है हमारे एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की तरफ से एक इंडिविजुअल पे, कि वो अपने आप अपना रहना, टू बी देयर ओन सेल्फ, is not the easiest task in today's world. So pretty much everybody suppresses emotion to some extent. So I think this came to me, I mean, and it's something in our subconscious mind. Our subconscious mind is the driver of our conscious mind. I mean, right now I'm talking to you. It's not like I'm continuously thinking my sentences and then I'm saying them. There is something from inside me that is just talking to you, because I know what to say. So there is a lot stored there. If we don't have direct access to our subconscious mind, these are scientifically established things I'm talking about. So I found hypnotherapy, it again came in my lap. And it was through one of those sessions that I realized that there were so many suppressed emotions inside me. I mean, I was not aware. Before that, it was a fight. It was a struggle to even understand what has, what is the cause and how do I, fix my mental health. And so I think that's another important aspect, that we have to be freer about issues. Everybody feels low once in a while. Stand up and say so, seek help. Don't suppress it. Don't think it's something terrible. Depression is today, just this lockdown has caused lines in front of psychologists and psychiatrists, because people can't deal with it. So we have to be more open about our issues, and we have to be less judgmental.
but yeah, that's a society thing. But as an individual, just listen to your voice, listen to your heart, feel your emotions, don't suppress them. So it's easy to say these things. Now, if someone had just talked to me like this, I wouldn't have been able to do it. So I've used tools to help me get there. I do yoga, I do meditation, and I look at every day as a fresh day, because today is all that's there in my hands. Today is all I have control over. So if you realize that, I think most of our miseries come is if या तो हम पीछे रह रहे हैं या हम आगे की सोच रहे हैं, पर हम आज में कभी रेयरली होते हैं, और ये सभी के इशू है. तभी ये माइंडफुलनेस की बहुत बातें होती हैं, बिकॉज इफ वी कैन ट्रूली बी प्रेजेंट एंड वी रियलाइज कि अभी तो मैं ठीक हूं ना, तो अभी मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है, कल की कल देखेंगे. ये एटीट्यूड लाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत इजी है. yes, तो इसको और ये सभी के लिए मुश्किल है. अभी आप देखो फियर ने कितना जकड़ा हुआ है लोगों को कोविड की वजह से. बिल्कुल. कौन है जो नहीं है फेयरफुल? बहुत कम लोग हैं. तो इस पे हम काबू कैसे पाए? ये भी एक इमोशन है हमारा. बिल्कुल, एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए आतुषी इसको हैंडल करने के लिए, कि अपने आप को फ्री करें. ये जो जकड़ लेते हैं ना हमारे को इमोशंस, कोविड का फियर है, बच्चा कल को क्या करेगा वो फियर किसी के घर में कल, so these are things that we really. और हमारी सोसाइटी फियर इंड्यूस करती है हर तरीके से. आप हर चीज देखो, कंज्यूमरिज्म, कुछ भी देखो, ये नहीं होगा आपके पास, उसका आपको फियर, कल ऐसा नहीं बनोगे, उसका फियर. तो इट्स वेरी फियर रिडन एंड इट्स ऑल्सो एन इमोशन, बट इट रूल्स आवर लाइफ इन मेनी वेज. तो क्या करें? तभी आजकल आप देखोगे मेडिटेशन, योगा, ये सब लोग ज्यादा कर रहे हैं, करते जा रहे हैं. आतुषी, I'm going to just hold you there because I'm going to get in Dimple into the discussion. आज हमारे साथ second part of the discussion में है डिम्पल बावा, जो फाउंडर है Cheers to Life फाउंडेशन की. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है Cheers to Life फाउंडेशन जो कैंसर पेशेंट्स, सर्वाइवर्स, डॉक्टर्स, केयरगिवर्स को जोड़ता है और उनकी जर्नी को आसान करने की कोशिश करता है. Dimple herself is a cancer survivor, has undergone many treatments, and is a mother. Is called a cancer crusader of sorts, and she has won many accolades for doing this journey of hers. Welcome to the show, Dimple. Thank you so much, Vishali ji. Good evening to everyone. Good evening, Dimple. You've been listening to the discussion patiently over here. मेरे आप दोनों से ये सवाल है, and whoever can go first. What is the one thing, if you say, or maybe not one, many things that illness like this has taught you for the future? Okay. I would say live one day at a time. Stop being fearful of the situation, of the circumstances, which has not happened yet. Live one day at a time. Take one day at a time and live out to the fullest, as if it's your last day. That's what it has taught me. What about you, Atushi? Well, I think the one thing it's taught me, because it's a personal thing, is put yourself first. To put myself first, listen to my heart, not do things that I don't feel like, live in the moment, make every day as worthwhile as I can. And if I don't make it worthwhile, not to carry any guilt over it. There's always another day. So, and, keep my routine going, do my yoga, my meditations, just go gangbusters and not let the mind rule me. Wow. Atushi, before I let you go, I want one more answer. आप क्या अपनी life पहले से अलग जी रही हैं? Is there any difference of how you lead your life today versus what you were doing earlier? Yes, definitely. Everything in life, and especially sufferings of these sort, they are great platforms for amazing, tremendous inner growth. So I'm definitely a different person. And, I can say I'm almost grateful for the journey that I've led, because I have changed in so many ways. I'm far more comfortable in my own skin. And I think, it's been a tremendous growth experience for me. Thank you so much, Atushi. Thank you. It was great having you on the show today. All the best for all your travels, and wish you happiness and health forever.
Thank you so much, Vrishali. All the best to you also. Thank you. So Dimple, coming back to you, आप इतना अच्छा बढ़िया काम कर रही हैं चेयर्स टू लाइफ फाउंडेशन के जरिए। आप बहुत सारे लोगों को रोजमर्रा मिलती हैं, हैंड होल्ड करती हैं। उनके पास जाने से पहले डिम्पल थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। Okay, my journey, I'm not new to oncology, if I tell you. It all started in 2003 when my mother was diagnosed with cancer. So I was there as a caregiver to her, but eventually I lost her in 2007. And in 2013, I was diagnosed with stage 3B triple negative breast cancer. Triple negative breast cancers are aggressive types of cancers, which are difficult to treat, and the recurrence is very much high. So then it all started with the series of investigations, then, meeting so many oncologists in one go, and then zeroing down your research that where you want to take your treatment. So then we decided the doctor, we went on with the treatment protocol and everything, and I received 6 cycles of neoadjuvant chemotherapy, followed by a mastectomy, and followed by 25 sessions of radiation. I would say the hardest part for any cancer patient, be it breast cancer, be it lung cancer, or any kind of cancer, is the acceptance of the disease. Once you accept, then only you can move to the next level to fight. And for that acceptance, you have to admit that, yes, maybe you were wrong in certain ways before. Probably you were not taking care of yourself first. Probably you were saying yes to so many things and you were saying no to yourself. You were, like Atushi ji all mentioned, suppressing your emotions, your feelings. So that's like saying no to your own body. You are not listening what's happening inside. So कभी आपको शुरुआत में ऐसा लगा, मैं काफी सारे लोगों से बात करती हूँ तो कहते हैं कभी शुरुआत में ऐसा लगा why me? बिल्कुल, why me सबके साथ आता है, मेरे साथ भी आया था, बट मेरे साथ why me इसलिए आया because I was young at that time. I was 32 when I was diagnosed. तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मे बी मम्मा को हुआ है या फैमिली हिस्ट्री में है कैंसर, तो होगा. मम्मा was 47 when she was diagnosed and I was 32. मुझे था मुझे भी होगा तो 40 प्लस में होगा, ये नहीं पता था 32 में आ जाएगा. बट why me खत्म भी हो गया था. Soon after my first chemo, that why me ended because I was thinking more for my mother. And then I started, had that feeling that there are so many patients out there in the chemo daycare, in the hospitals, जहाँ पे वो अपने केयर गिवर्स को या अपने स्पाउस को या अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं. सो शायद वो पेशेंट जो बेड पे है, जिनके कीमो हो रही है, और मैं जहाँ पे बेड पे हूँ मेरा भी कीमो हो रही है, तो हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं. तो वहीं पे वाई मी खत्म हो गया था मेरा. So is that the reason आपने ये चेयर्स टू लाइफ फाउंडेशन जो शुरू करी है, इसका कारण यही था क्या? बिल्कुल, किसी और इसका को देख कारण के यही अपना था. दर्द कम हो जाता है ऐसे? किसी और को देख के ऑफ कोर्स अपना दर्द तो कम हो जाता है, और कई बार आपको अपना दर्द का एहसास ही नहीं होता है कि आपको भी दर्द है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके कुछ कहने से या सिर्फ बात करने से या थोड़ा सा समय देने से अगर कोई अपनी लाइफ में इतना नेगेटिव हो गया है, इतना लो फील कर रहा है, उसको एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता है, उसका एक नजरिया चेंज हो जाता है. तो व्हाई नॉट, you feel yourself as if you're worth it, if not for yourself, maybe for others. So start sharing, start talking. And plus जो कैंसर वर्ड के साथ एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, I really want to break that. So इसी की हम दूसरी बात करने वाले हैं. आप शुरू में भी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, और काफी सारा आपने बोला कि जब खुद एक्सेप्ट करो उसके बाद में आप कैंसर से जूझना सीखते हो. और एक है अर्बन सिटीज में अब काफी हद तक
women are coming out and talking and sharing, but there is still a very large society जो है हमारे देश में, जो फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, पेशेंट का प्रेशर, इमोशनल प्रेशर इतना ज्यादा होता है. आप ऐसे कितने लोगों से मिली हैं, एंड व्हाई डोंट यू शेयर सम ऑफ दैट विद अस? काफी सारे ऐसे लोग हैं जो they belong to a very influential families and very well educated families. It's not about the rural areas. वो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो छुपाते हैं, अपने रिलेटिव से छुपाते हैं, अपने फैमिली से छुपाते हैं, अपने सोशल सर्कल से छुपाते हैं कि हमें किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है कि उनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ, या फिर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, या उनको हेयर फॉल हो गया है, या उनको सर्जरी के लिए जाना है. सो कुछ रीजंस मैं आपको हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे. अगर यंग पेशेंट है तो फैमिली का और पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि कल को आपकी शादी कैसे होगी अगर आप अभी डिस्क्लोज कर दोगे. कुछ मैंने जब बच्चों को काउंसिल किया तो वहां पे भी पेरेंट्स का ही प्रेशर होता है कि ऑफ कोर्स 7-8 साल के या 10 साल के बच्चे को समझ नहीं है कि उसके साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है. बट it is completely okay to tell the child that this is what the disease is and this is what the side effects are. ये हेयर फॉल होना या आपको बॉडी में पेन होना, ये एक साइड इफेक्ट है. अगर आप हॉस्पिटल में जाके कोई मेडिसिन अगर आपको इंटरवीनस दे रहे हैं तो इट इज जस्ट फॉर द टाइम बीइंग एंड यू विल बी आउट ऑफ इट सून. बट देन रीजन वही रहता है कि आज से 10 साल के बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, टीनेजर हो जाएगा, यूथ में आएगा, तो कल को उसकी शादी कैसे होगी. यहाँ पे सबसे बड़ी बात फिर आ गई. बट यहाँ पे बच्चे के ऊपर इमोशनल प्रेशर नहीं होता है. बट जो यंग पेशेंट्स हैं विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एज ग्रुप ऑफ 20 to 30, वहां पे उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो इमोशनली बहुत टूट जाते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करता है उनको, स्पिरिचुअली बहुत अफेक्ट करता है. आई हैव डेल्ट विद सो मेनी पेशेंट्स लाइक दैट. मतलब एक केस में तो देयर वाज दिस यंग गर्ल, 21-year-old girl. She was in her second year of college from a small city in Rajasthan, and she was pursuing fashion designing. और वहां पे उनको डायग्नोसिस हुआ. उनके फादर ने, आप सोचे राजस्थान इज अ बिग स्टेट, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं कराया, दिल्ली में आके ट्रीटमेंट कराया ताकि किसी को पता नहीं चले. सर्जरी यहाँ पे हुई, सब कुछ हुआ, देन वापस जाके कीमोस किसी तरीके वहां पे कराई. बट उनके बाल, आप माने मेरे से लंबे बाल हो गए पोस्ट कीमो, स्टिल शी हैड टू वेयर द विग. शी वाज फोर्स्ड टू वेयर द विग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ताकि फैमिली में किसी को पता नहीं चल जाए. सो इमोशनली कितना बर्डन होगा, यू कैन इमेजिन कि वो किसी से बात नहीं कर सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल में बात नहीं कर सकती है, सिर्फ एक पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, दैट्स ऑल. एंड कैंसर ट्रीटमेंट ये तो होता नहीं है स्टार्ट टू फिनिश, आप गए 10 घंटे में वापस आ गए, ट्रीटमेंट खत्म. कैंसर ट्रीटमेंट कैन टेक 10 months. Longer, yeah. Yeah. Dimple, before we move on to more discussion on the social stigma, आपने जो थोड़ा सा शेयरिंग करा उस पे एक व्यूअर का सवाल है, खुशबू के पूछ रही हैं, can I ask you, does being a caregiver to your mother, did it help you deal with your own cancer? कुछ उससे Yes. आपको ज्यादा स्ट्रेंथ मिली, आपका डील करने का तरीका बदला कि नहीं उससे? Definitely it did help me, but I feel bad for my mom कि शायद ये बातें मुझे उस टाइम पे किसी और कैंसर पेशेंट से या सर्वाइवर से सीखने को मिली होती. My mother could have made it because the way my mother behaved in certain areas, जैसे कीमो के बाद में नोजिया बहुत होता है, so she used to refuse food. She said, I don't want to eat, just give me the painkillers, give me the medicines, and I want to sleep. So I decided that I'm not going to do so. Whatever it is, I will eat, because if I'll eat, I'll be able to finish my treatment, complete my treatment, and I'll be out of it soon. So it definitely helped me. And one more thing I learned, that not to rely on the painkillers so much, because painkillers कहीं ना कहीं आपके किडनीज को डैमेज करती हैं लॉन्ग रन में. दो माय मदर हैड रिकरेंस, तो उनको तो मॉर्फिन और वो सारी चीजें ड्रग्स पे हमें डालना पड़ा था.
because उनका recurrence बहुत बुरा था. It was liver, lungs, and then it went to brain. But yes, मैंने अपने आप को priority दिया, that yes, I am the priority. अगर मैं हूँ तो मेरी family है, मैं हूँ तो मेरा बच्चा है, ठीक है. अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है. और मुझे एक चीज और थी कि मुझे कैंसर से नहीं मरना है, फॉर श्योर. चाहे 2 दिन के बाद रोड एक्सीडेंट में मर जाओ, कैंसर से नहीं मरना है. कैंसर से तो जीतना है, और कैंसर के स्टिग्मा को ब्रेक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी टाइम मिले. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोना लिव, मे बी a month or a year or 5 years, I don't know. But yes, I want to break the stigma and I'll try my best to do so. डिम्पल, आप इतने सारे लोगों से जुड़ती हैं, ये स्टिग्मा वाली बात पे ही अगर हम वापस आए तो लाइफ इज सो प्रेशियस. हम लोग सारा टाइम यही कहते रहते हैं ना कि लाइफ प्रेशियस है. सारे फियर सब कुछ उसी से स्टेम करता है कि जिंदगी अपने बच जानी चाहिए. तो जब जिंदगी का सवाल है, उसका मूल्य इतना ज्यादा है, तो ये स्टिग्मा जैसी चीज, द केसेस दैट यू वर डिस्कसिंग, क्यों होती हैं और इनको हाउ डू यू हैंडल देम? Life precious है, but at the same time, life is very short and it is very unpredictable. कल को कुछ भी हो सकता है. हम यहाँ पे परमानेंट तो है नहीं है. We are temporary. Our flight is booked, but we don't know when is going to take off, right? So where the birth is, death is associated with it. We have to accept the harsh reality of life. Stigma जैसी जो चीज है, ये हमारी इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है. बिकॉज मैंने बहुत सारे पेशेंट्स जो अफ्रीका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, उनके साथ मैंने उनको काउंसिल किया है, उनको गाइड किया है, बट वहां पे स्टिग्मा नहीं है. इंडियन कम्युनिटी में स्टिग्मा बहुत ज्यादा है, मे बी लैक ऑफ एजुकेशन यू कैन से, एंड देन सुपरस्टिशियस, जो कैंसर को हमेशा एक रिजल्ट ऑफ बैड कर्मा कहते हैं. दैट कोई पुराने पाप करे होंगे, पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, पूजा नहीं करते हो, मंदिर नहीं जाते हो, सो इन सब चीजों से तुम्हें ये बीमारी हो गई है. तो इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं पेशेंट को और पेशेंट के केयर गिवर्स को ये चीज समझा सकूं कि इट इज जस्ट द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, कि कैंसर है, आपकी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं, वो म्यूटेट करने लग जाते हैं, एंड देन किसी भी एक पार्ट को अफेक्ट कर देते हैं. और द बेस्ट इज कि अगर ऑर्गन इफेक्ट नहीं होता है, देन द ट्रीटमेंट इज शॉर्टर, ट्रीटमेंट इज less expensive, and the side effects are lesser, and the survival rate is maximum. So इसीलिए early detection की बात भी आती है. और I always believe awareness is incomplete if we do not talk about prevention. प्रिवेंशन पे आने से पहले मैं उस बात पे आती हूँ जिस पे आपने काफी स्टडी करी है, और वो है न्यूट्रिशन. सो प्रिवेंशन में ही एक एंगल है कि न्यूट्रिशन, एंड आई वुड आल्सो वांट यू टू टेल अस दैट व्हाट इज द आइडियल न्यूट्रिशन दैट इज टेकन बाय पीपल पोस्ट. What is it big changes in your diet that you have taken as permanent? So how do you change your nutrition if you are trying to avoid, and how do you change it once you've had the cancer but want to make it a permanent part of your life? Okay. So prevention की अगर हम बात करते हैं, nutrition plays a very important role along with few other factors. We talk about nutrition, we talk about fitness, we talk about sleep, we talk about minimizing the stress, right? And जब हम nutrition को थोड़ा सा, it's a bigger picture, because अगर हम किसी भी way में ले, if we talk about our skin, if we talk about our hair, we say you are what you eat. So the same way, अगर कोई disease भी है body में, so you are what you eat. वो disease हवा में से नहीं आया, है ना? हमने ही, maybe, ठीक है, genetics का role है 4 to 10%, but if we keep that 4 to 10% aside, rest 90% is in your hands. आप उसमें कुछ तो effort डालिए. So nutrition plays a very important role, and if any healthy person want to minimize the risk of getting cancer, so I would suggest
few simple things which I have been doing. Include green tea in your daily life and cut down on sugar, dairy and dairy products, fried foods, refined products like refined oil, refined grains, right? Include a lot of fruits and vegetables. My simple tip to include lots of fruits and vegetables is to target for 10. And if I could just give you a quick example of 10 raw fruits and vegetables, one can be lemon, second can be cucumber, third can be your tomato, because these are all our seasonal fruits and veggies. And your fourth can be banana, apple, papaya, watermelon, amla, which is Indian gooseberry, and you can eat your mosmi or oranges. So these are the 10. You can include red bell pepper, yellow bell pepper. You can include all greens like spinach, kale leaves, lettuce, and all dark colored vegetables like zucchini or maybe our ladyfinger, cauliflower, broccoli. So if you aim for 10, you will end up eating at least 8. आप कह रहे हैं कि एक दिन में ये इन जो लिस्ट आपने दी उनमें से 10 हाँ जी, कोई भी सीजनल 10 रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में. इंक्लूड मोर कलर्स इन योर डाइट. ग्रीन टी हमने बोला, reduce your caffeine. Yes, it's full of antioxidants. Green tea, white tea, herbal teas. You can also include a lot of spices and herbs like your raw ginger, raw garlic. Include healthy fats like vitamin E. Maybe you can take it in the form from olive oil, extra virgin olive oil. And you can include a lot of nuts and seeds in your diet, which are rich in all the omega-3, 6, and 9. So maybe you can just mix all your nuts and seeds and keep it on your bedside or your desk. If you want to munch something, you can just munch from that box instead of munching, a pack of chips. हमारे देश में डिम्पल स्पाइसी खाना खाने की तो वो है, तो अगर हम स्पाइसी and green chili and red chili typically is what is commonly used in our diet. So what does that have to do? How do we reduce that, or is that okay to continue? Spices are fine as long as you are able to tolerate it well. ये नहीं हो कि आपके नाक से पानी आ रहा है, आप टिश्यू का बॉक्स लेके बैठे और मिर्ची खाए जा रहे हैं, या आपके माउथ में अल्सर हो रहे हैं या स्टमक में अल्सर हो रहे हैं as a side effect कि आप बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले खा रहे हैं. But yes, to some extent it's fine. But yes, I would say no to pickles. Say no to anything which has a shelf life. So that also comes in the list, to avoid list, because जिसके ऊपर shelf life है 180 days का, 90 days का, आप उन सब चीजों को avoid करें. Eat, raw, eat fresh, eat real foods. डिम्पल, हम अपने बच्चों को पैकेट फूड से दूर नहीं रख पा रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाए कि बच्चे, because I'm guessing packaged food, what do you have to say on that? And do you have any nice, interesting things that one can tell people to eat as a replacement to these packaged foods? Packaged foods किसने इंट्रोड्यूस किया? हमने तो किया अपने बच्चों की डाइट में. उनको तो नहीं पता था पैदा होते कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं, या यहाँ पे KFC जाना है या आइसक्रीम खानी है. ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया. बच्चों का बर्थडे होता है, हम लोग तो उनको शुगर ट्रीट्स देते हैं, बड़े से बड़ा सुंदर से सुंदर केक बनवा के देते हैं, और ये भी पता है कि केक मैदा से बना है, शुगर है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें रिफाइंड ऑयल है, कलर्स हैं जो आर्टिफिशियल कलर्स उसमें यूज करें, बट फिर भी हम देते हैं. बट यस, आप रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे वाइट राइस को आप किनोआ से रिप्लेस कर सकते हैं, मिलेट से रिप्लेस कर सकते हैं, और आजकल मिलेट्स नूडल्स आते हैं, आजकल आपके रागी के नूडल्स आते हैं, किनोआ पास्ता आता है. बट एटलीस्ट उसमें जो आप सॉस डाल रहे हैं वो आप फ्रेश यूज करिए. कहीं ना कहीं बैलेंस कर लीजिए, थोड़ा उसमें वेजीज डाल दीजिए. अगर वेजीज बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, आई तो सजेस्ट कि आप प्यूरे बना के डाल दो. सब वेजीज को टोमेटोज के साथ, कैरेट्स के साथ बॉईल कर दो एंड प्यूरे डाल दो. एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को टेस्ट तो हर्ब्स का आएगा, स्पाइसेस का आएगा. आप अगर पास्ता में ओरिगानो डालोगे उसका आएगा, बेसिल लीव्स डालोगे उसका आएगा, आप ऑलिव ऑयल डालोगे उसका आएगा. So you have to be a little smart
in replacing the packaged foods, and slowly and gradually introduce करो बच्चों को, और then the parents are the right example. अगर आप खुद छोड़ना शुरू करोगे, आप घर पे नहीं लाओगे, तो बच्चे क्या करेंगे? They are not going to the grocery shopping on their own. तो मैं ही गलती कर रही हूँ कुछ, obviously. Some mothers कर रही है, including me. And again, because हम लोग आजकल इतना सुनते हैं कि vegetables में भी chemicals हैं, इसमें भी chemicals हैं. I think it's very important कि जिन लोगों को mindfully अपने diet का ख्याल रखेंगे, तो automatically small changes will make a bigger change in the future. Bigger change in the long run, of course. Yeah. So Dimple, coming to another question, does diet also? I actually want to talk about the risk of reducing recurrence. Diet का role इसमें भी है, और क्या-क्या चीजें हैं जो recurrence से हमें बचा सकती हैं? At least we can attempt for that if you're already suffered cancer. Yeah, recurrence जब एक person who has survived the disease, who have come out of the cancer treatment, so वहां पे उनके लिए prevention का role again आ जाता है. So जब आप prevention की बात करते हैं, जो हमने preventative steps अभी discuss करे, same goes for the survivor as well. But yes, to know your risks well, I would highly recommend for anyone to go for genetic testing. कि आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए. सेम वे आज अगर हम बात करते हैं, बाहर बारिश होने वाली है, आपको पता है कि बारिश होने वाली है, आप फिर भी अगर अपना अम्ब्रेला या रेनकोट नहीं लेके जाते हैं, तो वो गलती वेदर फोरकास्ट की नहीं है, वेदर डिपार्टमेंट की नहीं है, वो हमारी गलती है. सेम वे अगर आपको आपके रिस्क पता है, तो आप उसको बेटर वे में टेक केयर कर पाओगे. दिस इज वन. देन ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन का रोल आता है. आपको अपने न्यूट्रिशन, अपने जितने आपके मील्स हैं, उसको हाईली न्यूट्रिशियस बनाना है. इंक्लूड रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन योर डाइट. Stay away from dairy and dairy products. Stay away from soy and soy products. Stay away from refined products. Eat as natural as possible. And then take care of your stress level. Minimize it, whether any type of exercises, yoga, meditation, listening to music, that helps do that. Any kind of holistic therapies like foot reflexology or any massage or some kind of aromatherapy, go for that. If there are any side effects in your body due to the cancer treatment, deal it in holistic ways rather than just popping up the painkiller and sitting at home and doing nothing about it. Talk to your oncologist, meet some holistic experts, and deal with the physical pain. Because if your physical body is healthy, your emotional health, your mental health will also be in balance. Then take care of your sleep, because sleep is very important in terms of recovering from cancer treatment and healing. So sleep part is a big thing for all of us, जहाँ पे सबको problems आती हैं. And I think 2 tips I would like to give you here is drink any good herbal tea, which is caffeine free, which have chamomile tea, which you can have chamomile tea, lavender tea, which will aid in good sleep. And then you can also use some lavender essential oil on your pulse points. Okay. हमारे पास सवाल आते जा रहे हैं. डिम्पल, मैं एक सवाल लूंगी, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बोल दूं कि आपके अगर सवालों के जवाब हम यहाँ ना दे पाए, प्लीज हमारे साथ famhealth.in/community पे अपने सवाल भेजिए. हम उनके जवाब डिम्पल के थ्रू आपको जरूर दिलवाएंगे. Please visit us there and keep sending us all your questions. Within a stipulated time, we will get your questions answered. Dimple, एक सवाल ये आ रहा है कि raw food contains pesticides, they say. Not everyone can afford expensive organic food. ये हमारे कम्युनिटी से सवाल आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? I think आपने शुरू में ये भी बोला कि seasonal fruits and vegetables probably would be ideal. Yeah, seasonal fruits and vegetables are the best thing to consume. And on top of it, buy local produce. Local produce is economical, it's cost effective, and it doesn't contain any kind of preservatives and chemicals because it is available in abundance, right?
एंड ऑफ कोर्स अगर कोई ट्रीटमेंट किसी का चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, उस टाइम पे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंजम्पशन के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप उनका स्किन निकाल के खा लीजिए और उनको कंज्यूम करने से पहले सोक इट इन vinegar water for 15 to 20 minutes, wash it in drinking water and take off the skin and then eat it and if you are consume it living in immediately. विनेगर एक्सेस अगर नहीं है जिनके पास, तो नमक के पानी Salt, में yes, simple salt and warm water would work. That will also work. And organic मेरे हिसाब से कुछ organic होता नहीं है, क्योंकि हवा ही हमारी इतनी टॉक्सिक है, सॉइल ऑलरेडी इतनी टॉक्सिक हो चुकी है, वाटर कहाँ से आ रहा है, और ऑलरेडी सॉइल के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट आके कितना ऑर्गेनिक रहेगी उसकी क्वालिटी. यस, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक में ये एक बेनिफिट होता है कि ऊपर से एक्सेस में कोई केमिकल या उसके ऊपर नहीं स्प्रे किया गया. ठीक है, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो टेक ऑफ द स्किन, बिकॉज जितना होता है मोस्टली टॉप लेयर में ही होता है. It's actually something that even I am trying to imbibe कि सारे साल हमको आलू गोभी खाने की जरूरत नहीं है. Eat it only in the winters. उसका flavor भी taste भी अलग आता है, and you know you can relish it much better. Of course. Okay, coming back to discussion on you know there are lots of women who are getting who have taken a long leave from their workspace. वो लोग after going through their journey, whether it's a short one or a long one, whatever time it takes for them to recover, coming back अपने काम पे वापस जाने के लिए physically and mentally कैसे manage करना चाहिए? Does everybody need to go and seek कि किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, या खुद ही 2-3 चीजें करके आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपकी फैमिली और आपका फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल आपको सपोर्ट कर रहा है, तो एक पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही अप टिल द रूफ होता है. ठीक है, फिर उनके अंदर वो झिझक नहीं होती है. आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि आप अपने वर्क कल्चर में फिर से जाएंगे, आपके फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज आ रहा है, प्रॉब्ली शॉर्टर हेयर है, या फिर आपने विग पहना है, या आपने बंडाना पहना है. बट इट्स जस्ट you have to accept yourself. You don't want the world to accept you. You just have to have that confidence in you that you are looking amazing with hair or without hair, with pale skin or glowing skin, with physical changes. That's fine. First thing, ये आपको mentally help करती है, psychologically help करती है. Second, of course, अगर आप वापस अपने काम पे जाते हैं तो आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम पे और बाद में थोड़ा सा पुअर हो जाता है. तो आई ऑलवेज सजेस्ट eat a complete meal before you go to work. Carry a homemade meal with you which would not get spoiled. I advise to carry a cooked meal rather than a raw meal with you. Then carry few snacks with you. Banana, orange, which is easy to carry, easy to eat anywhere. Carry a box of nuts and seeds. Carry a box of some roasted chana, roasted makhana. So ताकि आपके पास 4 से 5 स्नैक हो और एक कंप्लीट मील हो. और शुरू में आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े वर्किंग आवर्स लें. टेक स्मॉल वर्किंग आवर्स, probably 4 hours a day. Then slowly and gradually increase. Okay, I hope, I mean, yeah, it's a suggestion to people, whoever can afford to take these kind of flexible hours, please, you must, because I think physically आप जैसे कह रही हैं ना, बॉडी को रेस्ट जरूरत होती है. डिम्पल, एक सवाल और आ रहा है हमारे पास कम्युनिटी से, एंड आई गेस दिस इज फॉर कैंसर रिलेटेड एज वेल एज अदरवाइज इन लाइफ. हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ एक्सेस वेट आफ्टर माय कैंसर ट्रीटमेंट? इसको कैसे हैंडल करते हैं? Yes. If you were obese before your cancer diagnosis, then it is always advisable to take care of your weight during the treatment, during the course of treatment, whether it would last for 6 months or 10 months or year and a half. So talk to your oncologist. You should meet a nutritionist or a dietitian. So then, eat a healthy, balanced diet, include some, light physical activity. And if you have survived the disease, you've come out of it, and now you're on the road to recovery, in that case, I would suggest that talk to your oncologist again, meet a good nutritionist,
and start your physical activity under supervision. Because हो सकता है आपको किसी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हो, और आप अगर कोई ऑनलाइन योगा या ऑनलाइन कोई एरोबिक्स क्लास अगर आप ज्वाइन कर ले, तो मे बी वो साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी जो थोड़े थे वो इंक्रीज हो जाते हैं. So it's better to do it under medical, under supervision and under medical guidance. And at the same time, आपका डाइट तो रोल प्ले करता ही है, बट जो एक्सेस वेट कई बारी आपका ट्रीटमेंट में भी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्टेरॉइड्स. आपकी बॉडी में बहुत वाटर रिटेंशन भी हो जाता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेस वेट चला जाएगा if you are determined, if you are really dedicated to it. And one more tip I would like to add here, that people do ask for कि उनके कोई cheat meals या cheat days वो क्या करे. So I always suggest कि अगर आपका कुछ favorite foods है और आपको पता है वो unhealthy है, so instead of eating the entire portion, try to eat just 1 or 2 bites of it. Just satisfy your cravings and you're done with it. Because imagine whatever you are eating, just ask yourself, is it going to nourish your body in some way? If the answer is yes, eat it. If you know it that no, it is not going to nourish your body, so then just to satisfy your craving, eat a bite or two. That's all. आजकल सारे डॉक्टर्स, और हमने पिछले हफ्ते एक बड़ा एक्सटेंसिव सीरीज करी थी हार्ट रिलेटेड डिजीज के बारे में. एवरी सिंगल वेरी सीनियर डॉक्टर ऑन द पैनल, उन्होंने एक चीज बोली है. एक जमाने में हम कहते थे सिर्फ सॉल्ट काफी एनिमी है, आज सारे रिसर्च दिखा रहे हैं कि शुगर कितनी बड़ी एनिमी है, और उसको अगर आप पूरा भी एलिमिनेट कर दें अपनी लाइफ से, तो यू विल बी ओनली मोर हेल्थियर देन हैविंग इट इन योर लाइफ. So I think that is I agree to it 100%. Yeah, sugar is the mother of all diseases. Correct. And there wasn't so much discussed about it earlier because हम hypertension ये सब चीजों में नमक का बहुत जिक्र करते थे. अब शुगर पे जो रिसर्च आ रहा है कि व्हाइट शुगर जो है जिस फॉर्म में हम लोग खाते हैं, सबसे बड़ा एनिमी है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए. सो आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज चीनी, सफेद चीनी एलिमिनेट कर दीजिए. शुगर हमारे बॉडी में हर एक फॉर्म में, फल सब्जी सब में आती है, तो उसमें से हमें काफी मिल जाती है. वी कैन स्टिक टू दैट. एक और सवाल है, अगेन वहां से आ रहा है हमारे कम्युनिटी से, एंड यू हैव आल्सो बीइंग अ सर्वाइवर योरसेल्फ, डिंपल, आप इससे जूझ चुकी हैं. मेरा somebody saying कि मेरी जर्नी ट्रीटमेंट की शुरू होने वाली है, और मैं कीमोथेरेपी और सर्जरी इन सब की पेन को सोचते हुए ही मैं काफी एंग्शियस हो रही हूँ. तो मैं इसको कैसे डील करूँ? what kind of pain am I expecting in the future? I can totally relate to your fears and your anxiety. So chemotherapy or surgery and radiation, they all come with some kind of side effects, but we have to look at the bigger picture, the benefits of it. So I would suggest talk to your oncologist, get to know the treatment protocol in detail and in depth, कि कैसे drugs वो आपके ट्रीटमेंट में यूज करने वाले हैं, एंड उन ड्रग्स के बारे में आप पढ़िए, उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आप पढ़िए, और उनको पढ़ के घबराइए नहीं. उसमें से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है हो और कुछ नहीं हो, बिकॉज एवरीवन्स बॉडी बिहेव्स डिफरेंटली टू द ड्रग्स. एंड द सेम वे अगर सर्जरी का प्लान पहले है, तो सर्जरी में भी आप अपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से डिटेल में बात करिए कि वो किस तरीके की सर्जरी प्लान करने वाले हैं, किस तरीके से उनकी सर्जरी के बाद उनको मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है. अगर फिजियोथेरेपी या किसी और तरीके का थेरेपी उनके लिए हेल्प कर सकता है उनकी पेन को मिनिमाइज करने के लिए, तो उसमें हेल्प लीजिए. ठीक है. रेडिएशन में साइड इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं, एज फार एज कीमो में शॉर्ट टर्म और सर्जरी में शॉर्ट टर्म होते हैं, बट रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं. वो हमें इमीडिएटली दिखते नहीं है, तो पीपल थिंक कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, बट कम नहीं है, होते हैं. सो सेम वे आप अपने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करिए, बिकॉज कैंसर ट्रीटमेंट में एक ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल नहीं होता है. मैं बार बार अपने काउंसलिंग सेशंस में सबको यही बोलती हूँ, कैंसर ट्रीटमेंट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट वेयर एन एंटायर टीम इज इन्वॉल्व्ड. हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट इज इन्वॉल्व्ड,
A surgical oncologist is involved and a radiation oncologist. There are 3 different types of modalities which are being used. So detail में जाइए, and there is no problem in questioning your doctor. If your doctor is not giving you a satisfying answer, then it's time to change the doctor. I'm very blunt about it. क्योंकि आप अपनी लाइफ एक डॉक्टर के हाथ में सौंप रहे हैं. आपको अंदर से फेथ आना चाहिए. आपका एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए डॉक्टर के साथ में. So ask your questions. Do not afraid about it. Maybe at times you are repeating your questions. That's okay. Because शायद आपको एक बार ही जवाब मिला था, दूसरी बार मे बी वही क्वेश्चन फिर से आ गया. आप किससे पूछोगे? फिर से डॉक्टर के पास ही तो जाओगे, because he is the person who is treating you. तो कोई बात नहीं, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, और डेप्थ में जाओ और डिटेल में जानो, और फिर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो. एंड इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन हेल्प, प्लीज गेट इन टच विद मी and we can discuss. Okay, Dimple, last but not the least, I want to come back. हम social stigma वाला जो angle discuss कर रहे थे, just before we leave, I want you कि as a survivor, आप अपनी तरफ से, जो हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, जिनके हो सकता है फैमिली में है और वो कोशिश कर रहे हैं उसको दबाने की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी while we are parting? I would request all of you कि प्लीज कैंसर को एक डिजीज की तरह देखो. उसको ये मत सोचो कि ये किसी बुरे कर्मों का नतीजा है या कोई पुराने जन्म में कुछ पाप किए उसकी वजह से हो गया. ठीक है, जस्ट लुक एट इट द वे यू आर लुकिंग इट एट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीजेस. अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे कोई बहुत अल्कोहल कंज्यूम करता है, उनका लिवर डैमेज हो जाता है, वो तो नहीं छुपाते हैं, वो तो बोलते हैं हाँ ठीक है, मुझे पता है मैंने बहुत ओवर कंजम्पशन किया है अल्कोहल का, मैं अब नहीं करूंगा. दैट्स फाइन. बट कैंसर में बुरे कर्म को क्यों लेकर आते? मे बी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, मे बी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से कैंसर हो गया. बट देन देयर इज अ क्योर. ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट लो, उसके बाद आराम से अपने फॉलोअप्स के लिए जाओ और फैमिली में बात करो. आई नो इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट टॉपिक टू टॉक ऑन एवरीडे बेसिस, बट देन इट इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज कैंसर केसेस आर ऑन द राइज. और अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे में अवेयरनेस कहाँ से लाएंगे? अगर आज हम कोरोना वायरस में देखते हैं, जो हम जनवरी 31 को देखे जब फर्स्ट केस था इंडिया में, और आज अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के ऊपर जो लोग कोरोना वायरस से निकल के आए हैं उस बारे में बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ये सिम्टम आया, हमारे को ऐसे ऐसे हुआ. तो उस बारे में बात करने से ये होता है कि किसी और को हुआ तो उसके अंदर किसी तरीके की जागरूकता आ गई कि हाँ कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये उनके साथ भी हुआ था. तो सेम वे अगर आप कैंसर के बारे में बात करेंगे तो अवेयरनेस अच्छे से आएगी, लोग एम्पावर हो जाएंगे. और प्लीज इसको स्टिग्मेटाइज करना बंद करो. एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील दैट वी विमेन आर द रीजन बिहाइंड इट. जब हम इसको स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, इट्स नॉट द मैन, इट्स द विमेन. बिकॉज द वे वी आर गिविंग education to our children, if we look at son and daughter, we mothers, हम डिफरेंस करते हैं एक बेटे की अपब्रिंगिंग में और एक बेटी की अपब्रिंगिंग में. एक बेटी का हक छीन के बेटे को दे देते हैं कि कोई बात नहीं, वो बेटा है, वो उसने वंश चलाना है और वो सारी चीजें. और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं जहाँ पे एक डॉटर इन लॉ है जिसको कैंसर डायग्नोस हुआ, तो मदर इन लॉ ने बोला कोई बात नहीं, इसको मरने दो, मैं तो अपने बेटे के लिए नई बहू ले आऊंगी. So we women are the real culprit. We must, unite together and empower each other rather than competing with each other and sabotaging, and like it's really sad out there. Okay, so एक मैसेज जरूर जैसे बोल रही है डिम्पल कि सबकी जिंदगी मैटर करती है, बॉय हो गर्ल हो,
इट्स इम्पोर्टेंट कि उस टाइम पे जो आपकी बेटी है वो जिस मेंटल स्थिति से जूझ रही है, आप उसका सहारा बने, आप उसको स्ट्रेंथ दे। पूरी फैमिली इसमें से निकल आएगी as long as she has the support of the family. That I think is in a nutshell what your message is. Dimple, thank you so much for being with us today. आपने अपनी जर्नी शेयर करी, आपने इतने बढ़िया टिप्स दिए हमारे व्यूअर्स को। व्यूअर्स और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज हमारे कम्युनिटी पे आइए, famhealth.in/community पे। हम आपको डिम्पल से जरूर जुड़वाएंगे। उनसे कोई आप और बात करना चाहते हैं तो भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए, एंड वी विल get her in touch with you immediately. Thank you so much for being here. Thank you, Dimple, once again, and all the best. Pleasure. Thank you so much for inviting me. Thank you. All the best. Stay healthy. Thank you.